क्या आपको पता है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हुआ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डायरेक्ट पेमेंट करता है, तो फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डायरेक्ट एम्प्लॉय बन सकती है। लेकिन मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की ये सारी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करता है और वो साइट से काम छोड़ के भाग जाता है, और उस केस में एज पर लॉ, एज पर स्टैट्यूट और एज पर प्रोविजन, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की ये सारी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दोषी मानती है। तो इस केस में क्या करनी चाहिए? एक तरफ अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की डायरेक्ट ये सारी कंट्रीब्यूशन करती है तो ये पॉसिबिलिटी है उसको अपने डायरेक्ट पेरोल में रखना पड़ सकता है। अगर दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन फाइलिंग नहीं होती है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉन कंप्लायंस वाई करके लीगल नोटिस आ सकती है। तो आज की इस एपिसोड में हम इस सवाल का आंसर ढूंढेंगे विद लीगल जस्टिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की सेक्शन 21 और सबसेक्शन 4 के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को वेजेस पेमेंट करने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल होती है अगर कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को उसके सैलरी पे करने के लिए फेल्यूर होती है या छोड़ के भाग जाती है। और सेक्शन 20 में भी अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए कोई भी वेलफेयर अमेनिटी प्रोवाइड करने के लिए फेल होती है तो उस समय भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लायबल हो जाती है। और ईएसआई एक्ट 1948 के सेक्शन 40 के हिसाब से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी लायबल होती है ईएसआई की एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करने के लिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की ईएसआई कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर प्राइमरीली लायबल होती है। इस दोनों एक्ट की प्रोविजन के हिसाब से एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरीली लायबल होती है वेजेस पेमेंट टाइम पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नहीं होती है। दूसरी, उसकी ईएसआई और पीएफ कंट्रीब्यूशन टाइमली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पेमेंट नहीं होती, क्योंकि ये दोनों स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एक सोशल सिक्योरिटी कंप्लायंस है। इसीलिए भले ही एक प्रिंसिपल और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो, लेकिन जहां पे वर्कर्स की राइट्स है उसको फुलफिल करना अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है और वो पेमेंट कर देता है तो कैसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को अपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय बनाने से अपने आप को रोक सकता है? आइए जानते हैं। पहला है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का ये मतलब नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही डायरेक्ट एम्प्लॉयर है। किसी भी पर्सन या किसी भी एम्प्लॉय जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की प्रेमाइसेस के अंदर काम करता है उसकी वेलफेयर प्रोविजन को फुलफिल करने का ये मतलब नहीं है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ जाती है और उन दोनों के बीच में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को प्रूव करने के लिए कोर्ट को सिंपल 3 चीजें चाहिए। एक है नेचर ऑफ वर्क, कोई भी एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कौन सा काम करता है। दूसरा है सुपरविजन और कंट्रोल, यानी किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर डायरेक्टली किसकी सुपरविजन रहती है, क्या वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बीच में कोई तीसरी पार्टी है जो कि हमेशा हर सिचुएशन में उसको कंट्रोल करता है। यानी कौन उस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को रिक्रूट किया है, कौन उसको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, और कौन उसकी छुट्टी सैंक्शन करती है, और कौन उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डिसमिस या जॉब से टर्मिनेट करने का पावर रखता है। जब ये सारी राइट्स कॉन्ट्रैक्टर के पास है तो पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन पेमेंट कर देने से वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। तीसरा है पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कौन डायरेक्टली उसको सैलरी पेमेंट करता है। जब हर महीने
एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सैलरी पेमेंट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर की ही एम्प्लॉय है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने से फेल्यूर होता है तो उस केस में अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डायरेक्ट पेमेंट करके उतना पैसा कॉन्ट्रैक्टर की बिल में से डिडक्ट कर लेती है या होल्ड कर लेती है, तो ये प्रूफ हो जाती है ये केस एक एक्सीजेंसी केस है। वर्कर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप या ये कदम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा उठाया गया, तो इस केस में उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और तीसरा है कैमोफ्लेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ हो जाती है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक सैम कॉन्ट्रैक्ट, एक झूठी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सैम कॉन्ट्रैक्ट या कैमोफ्लेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर ये प्रूफ हो जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं वो प्रिंसिपल एम्प्लॉय की डायरेक्ट एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। पहला है, किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है रादर देन ए कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर किसी की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को वेजेस पेमेंट करता है या पीएफ कंट्रीब्यूशन करता है या ईएसआई कंट्रीब्यूशन करता है या कुछ वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे ये साबित नहीं होता कि उस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का डायरेक्ट एम्प्लॉय है। और यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉय को ये ध्यान देना जरूरी है, अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डायरेक्ट पेमेंट करती है तो उतनी पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर की बिल में से होल्ड करना या डेबिट करना जरूरी हो जाती है और वो सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस को अपने पास रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी केस आती है उस एविडेंस के सहारे ये प्रूफ किया जा सके कि ये जो डिसीजन है वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को प्रूव करने के लिए लिया गया था और एक एक्सीजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लिया गया। तो आई होप आपको आपकी सवाल का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू, नमस्कार।